हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो आज हम लोग थर्ड में को जो पेपर हुआ है फिजिक्स का पीसीएम का शिफ्ट 1 का, उसमें जो जो क्वेश्चंस भेजे थे बच्चों ने उनके सॉल्यूशन देखने वाले और देखने वाले कैसे पेपर आया था, लेवल कैसे थे क्वेश्चंस का और किस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या या क्वेश्चंस अलग पूछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग पूरे क्वेश्चंस देख लेते कि क्या क्या दिया है। वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेंगे। देखो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, द हाइट एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16, मतलब ऐसी हाइट चाहिए जहां पर बॉडी का वेट मान लो W है तो उस हाइट पर 1/16 मतलब W/16 होना चाहिए, ठीक है। देन ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस R। अच्छा, पहले हाइट पे और फिर क्या, अर्थ के सरफेस पर, पहले हाइट पर मतलब सबसे पहले तो वेट W इक्वल्स टू होना चाहिए W/16, ऐसी हाइट चाहिए। W मतलब होता है mg, इधर भी हो जाएगा 1/16 इंटू mg। g के जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, यहां पे मैं यूज करूंगा g के जगह g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस h का स्क्वायर। क्यों ऐसे, ये हाइट पे पहला वाला केस ले रहा हूं यहाँ पे, ये सेकंड वाला केस, पहले हाइट पे था फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो ये स्मॉल m 1/16 वैसा ही रहेगा। g के जगह पर अभी यहाँ पे g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्या है, ये g m कैंसल, m से m कैंसल, क्या बचता है देखो ध्यान दो, यहाँ पर इधर बचा 1/r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 1/16 इंटू 1/r स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पर हमें निकालना है h हाइट इन टर्म्स ऑफ r। अभी इसके ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ r दिए हुए रहेंगे, तो देखो ये r स्क्वायर अगर मैं इधर ले लूं तो यहां पे नीचे रहेगा r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16, रूट ले लो दोनों साइड में, सो इट विल बी r डिवाइडेड बाय r प्लस h इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, इट विल बी 4r इज इक्वल्स टू r प्लस h। ये r इधर आ जाएगा 4r माइनस r, सो h का आंसर आपको मिलना है 3r, मतलब 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। इतना डिस्टेंस अगर अर्थ से ऊपर चले जाओगे तो आपको वेट जो है वो 1/16 टाइम्स मिलेगा। ये क्वेश्चन था ग्रेविटेशन से, क्वेश्चन बहुत इजी था, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो पिछले एनालिसिस वाले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो किस टॉपिक से, डायटोमिक गैस अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज, इट्स प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज रिलेटेड एज, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर x बोला है, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू चाहिए। मैं पिछले 2-3 एनालिसिस से बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन तो एज इट इज सेम जेई मेंस का आया था पीछे एक सेशन में, ये भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है इसी साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के जेई में आते हैं कि अगर एक इक्वेशन दिया हो और x का वैल्यू पूछा हो तो, ठीक है। तो इसमें आपको P और T मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए T रेज़ टू गामा डिवाइडेड बाय P रेज़ टू गामा माइनस 1 ये होता है कांस्टेंट। अच्छा, तो इसे कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, आपको गामा के लिए यहाँ पे दे रखा है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस मतलब गामा का वैल्यू डायटोमिक के लिए कितना होता है 7/5। तो ठीक है, गामा तो पता है बट हमें इसको ऐसे रिलेट कराना है प्रेशर और टेम्परेचर को, जहां पर प्रेशर का पावर कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा और टेम्परेचर का x रहेगा मतलब कुछ नंबर रहेगा। तो ठीक है, इसे क्या कर सकते पता है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते T रेज़ टू गामा इज इक्वल्स टू C इंटू P रेज़ टू गामा माइनस 1, ठीक है। अभी प्रेशर का पावर 1 चाहिए, तो मैं दोनों साइड में क्या करूंगा पता है, टेकिंग पावर 1 बाय गामा माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। क्यों दोनों साइड में मैं 1 बाय गामा माइनस 1 का ही पावर ले रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान दो, ये गामा माइनस 1 कैंसिल करना है ना, तो देखो यहां पे पावर T रेज़ टू गामा का पावर 1 बाय गामा माइनस 1, C मतलब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कुछ भी पावर दो तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है वैल्यू, ठीक है। देन P रेज़ टू गामा माइनस 1 का पावर 1 बाय गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 कैंसल, इट विल बी, सॉरी P नहीं इधर T आएगा, T रेज़ टू गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C इंटू P, मतलब सिंपल है यार, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। खत्म हो गया, इसके साथ कंपेयर हो गया है मेरा, तो मेरा x का वैल्यू क्या मिला है मुझे मेरा x का वैल्यू मिला है गामा बाय गामा माइनस 1। गामा पता है यार, गामा 7/5 होता है,
डिवाइडेड बाय 7/5 माइनस 1। 7/5 वैसे ही रहेगा, 7/5 माइनस 1, 7 माइनस 5 2/5 आएगा। ये 5 कैंसिल, 7/2 आपका फाइनल आंसर रहेगा 7/2, और अगर पॉइंट में होगा तो 3.5 आपका आंसर रहेगा। ये था क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि प्रोसेसेस तो इंपॉर्टेंट है ही ना थर्मोडायनेमिक्स में, ये हमें पता है प्रोसेसेस पर क्वेश्चन आ ही रहे, उसमें भी एडियाबेटिक प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है बच्चों को, तो अभी वो उसी पे फोकस कर रहा है ज्यादा। देखो एडियाबेटिक पे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो बड़े आगे, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी था, हमने पेंडुलम पे, सिंपल पेंडुलम के कल के शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन देखा। इसका मतलब सीधा है कि सेम टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, बट क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, करेक्ट। देखो अभी ध्यान देना, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गेट डबल्ड व्हेन। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का? 2π√L/g। अभी एक्चुअली यहां ऑप्शंस नहीं है, बट मुझे बताओ 2π तो ठीक है कांस्टेंट है, g भी अगर मैं चेंज ना करूं, अर्थ पे ही मान लूं, तो g का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L बोल रहा है, और टेम्परेचर नहीं सॉरी टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। अभी मुझे बताओ टाइम पीरियड डबल करना है, यहाँ पे रूट के साथ वेरी हो रहा है, रूट से आपको 2 बाहर आना चाहिए, तो मतलब 4 चाहिए ना। तो पहले अगर लेंथ L थी तो बाद में लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दो, आपको पहले टाइम पीरियड T था तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बस इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको लेंथ 4 टाइम्स करना है सिंपल पेंडुलम की, आपको टाइम पीरियड 2 टाइम्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम से। चलो आगे बढ़े, ये बहुत इजी क्वेश्चन था अभी तक, मतलब जितने हमने 3 क्वेश्चन देखे तीनों भी क्वेश्चंस इजी थे। आगे जाते हैं हम लोग। हाँ, ये लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन था। अभी ये जैसे फोटो आया है ना, उस हिसाब से मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और यहाँ पे बता भी दूंगा कि क्या क्या हो सकते हैं। देखो ये कौन सा गेट है, ये जो गेट है ये नांड गेट है, ठीक है, नांड गेट है, ये भी नांड गेट है, ठीक है। इधर इनपुट वो बोल रहा है 1 1 है, इधर इनपुट वो बोल रहा है 0 0 है। अच्छा ये भी नांड गेट ही है, ये गेट भी नांड गेट ही है। अभी एक्चुअली जो डायग्राम आया है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिक गेट पर, हर सेशन में आ रहा है, और ये मैं पहले सेशन से बोल रहा हूं, जब पीसीबी का फर्स्ट सेशन हुआ था तब से बोल रहा हूं लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो देन ये भी एक नांड गेट है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो इसे सॉल्व किया जाए तो आपको आउटपुट पूछे होंगे, यहाँ पे आपको ABCD ऑप्शंस में ना 2 वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है, आउटपुट के 1 0 0 1 ऐसे। तो देखो ये नांड गेट है, 1 1 जाएगा, एंड गेट से 1 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, बट नांड उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ 0 यहाँ 0, एंड गेट में 0 0 का 0 आता है, बट नांड गेट उसे क्या करेगा, नांड गेट उसे 1 कर देगा, मतलब इसका आउटपुट कितना मिलना है आपको, 1 मिलेगा पहले वाले का। बहुत इजी क्वेश्चन था, हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स लेने वाला था। देन ये 0 है, ये क्या है, ये कॉमन इनपुट जा रहा है, तो ये 0 ये 0, नांड गेट में 0 0 का 0 मिलता है, एंड नॉट लगने की वजह से 1 हो जाएगा, तो इधर ये 1 जा रहा है, इधर भी सेम चीज है, सेम गेट है ना ये 0 0, तो इसका भी 1 जाएगा, यहाँ 1 होगा। एंड गेट में 1 1 का 1 आता है, बट नांड गेट की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर, पहले वाले का आउटपुट 1 और दूसरे वाले का आउटपुट 0, मतलब आपको जिस ऑप्शन में 1 0 मिलेगा वो आपका आंसर रहेगा। एक्चुअली ऑप्शंस नहीं भेजे थे बच्चों ने, हाँ इतना ही क्वेश्चन भेजा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अभी लॉजिक गेट से ही, मतलब सेमीकंडक्टर से ही और एक क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। इसमें मैंने आपको मैराथन में एक रूल बताया था, एकलव्य में भी बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मतलब क्या, देखो एक्स और गेट है ना, उसने बोला है C = A, ऐसे सर्कल में B, इसका मतलब होता है एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। तो इसका आंसर क्या आता था पता है क्या, A.B बार प्लस A बार डॉट B, ये इसका आंसर आता है। बट उसने क्या कर रखा है पता है, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है, कॉम्प्लीमेंट मतलब बार दे दिया है ऊपर, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन पूछा है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब आपको A+B का बार, A+B ऐसे एक्सक्लूसिव और गेट में बार इक्वल्स टू, ये इसका क्या आता है A.B बार प्लस A बार डॉट B, और इसका कॉम्प्लीमेंट है। अभी कॉम्प्लीमेंट मतलब जब भी आप वो ऊपर का लाइन ब्रेक करते हो ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सिंपल है। मुझे बताओ, सबसे पहले मैं ये प्लस के यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, तो ये A.B का बार, ये ऊपर वाला बार बचेगा, यहां से लाइन ब्रेक किया तो ये प्लस के जगह डॉट आएगा, और यहां हो जाएगा A बार डॉट B का बार,
ठीक है। देन यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, यहां पे ब्रेक करूंगा लाइन तो ये हो जाएगा a बार प्लस b बार का बार, ये पहला ब्रैकेट था मेरा, दूसरा ब्रैकेट मेरा आ जाएगा a बार का बार प्लस b बार, खत्म। जब आप एक चीज का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हो मतलब नॉट लगाते हो दो बार, तो वो सेम चीज रहता है, तो यहां पे सेम चीज रहता है मतलब a बार रहेगा प्लस b बार का बार b रहेगा डॉट a बार का बार a रहेगा प्लस b बार, तो आपको ऑप्शन में ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। भले ही ये इधर से होगा बट आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन था, इसके भी ऑप्शंस नहीं मिले थे बट हमने सॉल्व कर दिया है। दो क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में लॉजिक गेट पर, मतलब देखो वेटेज वही है, वही टॉपिक्स पर वापस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको फायदा क्या है इस सेशंस का? इन सेशन का फायदा ये है कि आपको देखना है कि टॉपिक पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लॉजिक गेट पे हर सेशन में एक तो आ ही रहा है, इस सेशन में दो आ गए यार, बहुत अच्छी बात है, दो आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When a particle in a linear SHM completes two oscillations, its phase increases by दो ऑसिलेशन। मुझे बताओ, मान लो ग्राफ से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये एक ऑसिलेशन हुआ, ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ, यहां होता है 0, देन यहां होता है पाई, देन यहां होता है 2 पाई, यहां होगा 3 पाई और यहां होगा 4 पाई। फेज इंक्रीजेस बाय 4 पाई, खत्म। इतना इजी था। या तो एक ऑसिलेशन में 2 पाई तो दो ऑसिलेशन में कुछ कितना 4 पाई, खत्म। इसका आंसर था 4 पाई। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, क्लियर हो रहा होगा होप सो आप लोगों को। चलो देन चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू दैट ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में रेडियस के लिए पूछा है। रेडियस के लिए मैंने जब भी आपको मैराथन लिया था, आपको फॉर्मूला रिवीजन में भी बताया था, याद से देख लेना कि आर का वेलोसिटी का एनर्जी का रिलेशन एन और जेड के साथ याद रखना। आर एन मतलब nth ऑर्बिट का रेडियस का रिलेशन होता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, खत्म। इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जेड के बारे में बोल रहा है क्या? नहीं, कोई एटम नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 1 और टू दैट ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट n का वैल्यू 2, इनका रेशो पूछा है। तो इसे मैं n1 कह दूंगा, इसे मैं n2 कह दूंगा। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस में r1 बोलूंगा, यहां से मुझे पता चलेगा Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। z भी तो है, z लिखोगे तो भी कैंसिल आउट कर दोगे, तो r1 डिवाइडेड बाय r2 आपके लिए आएगा n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। तो n1 मतलब 1 का स्क्वायर, n2 मतलब 2 का स्क्वायर, सेकेंड ही बोला है यस। तो आपको r1 बाय r2 का रेशियो मिलेगा 1/4। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। मैं अभी तक कोई क्वेश्चन बोल नहीं सकता कि वो हार्ड था, सभी क्वेश्चंस इजी लेवल के ही थे, एटलीस्ट मॉडरेट में भी नहीं जा रहे। आपको भले ही इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाओ, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, इसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं था। चलो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया पर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल गेट डबल्ड। अच्छा, फोटोसेंसिटिव मटेरियल पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, मान लो न्यू था तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, 2 न्यू हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। याद करो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जब पढ़ाया था तब आपको एक पेज पर पूरा लिख के दिया था, इंटेंसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो क्या होता है। अभी भी जाकर देख सकते हो, वो अगर याद होगा आपको, वो बोला भी था कि ये एक स्लाइड पे पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो उसके साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती है, और मेरे भाई वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी ना, उसे कौन रोकेगा बढ़ने से, वो भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स हो जाएगा, खत्म। तो इसका आंसर था 2 टाइम्स। डबल होने के बाद कितनी बार बढ़ेगा? 2 टाइम्स बढ़ेगा यार, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अ चार्जेस नहीं, यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल होगा। अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ का फॉर्मूला होता है, अरे यार, एफ का फॉर्मूला होता है सिंपल, क्यू वी बी साइन थीटा।
सिंप्लीफाई करने के बाद, और यहाँ पे अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, थीटा 0, मैग्नेटिक फोर्स साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0, तो फोर्स भी कितना 0। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप लोगों को 1 मिनट से ज्यादा समय लगे, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट। कुछ को तो ऐसे देख के ही टिक कर सकते थे आप लोग। ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन। तो चलो, उम्मीद है मजा आ रहा है आपको इन क्वेश्चंस में। चलो, हाँ, आगे क्या बोला है, अ गैस एक्सपांड्स इन सच अ वे दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम सेटिस्फाई द कंडीशन PV² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे इक्वेशन है, ऐसे नहीं लग रहा है आप लोगों को? PV रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के जैसा इक्वेशन है, यस, वैसा ही इक्वेशन लग रहा है सर। देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देखो बहुत इजी सा एग्जांपल है इस चीज का आपके लिए। गैस होता है हमारा गैस सिलेंडर, जब भी गैस का सडन एक्सपांशन होता है, सडन एक्सपांशन होता है गैस का, ठीक है, तो सडन एक्सपांशन जब भी होता है ना, तो टेम्परेचर कम होता है। कोई एग्जांपल सर, हमारा घर में सिलेंडर होता है, तो उस सिलेंडर पे देखो, अगर आप उसका ढक्कन खोलते हो और उस पर हाथ रखते हो, तो वो गैस आपको थोड़ा ठंडा, कूल ऐसा महसूस होता है। क्यों पता है? सडन एक्सपांशन अगर हो जाए तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, और जब भी सडन एक्सपांशन होता है, टेम्परेचर कम होता है, मतलब वो कूल हो जाएगा गैस, गैस इज कूल्ड। ये आपका ऑप्शंस नहीं है, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। याद रखना, ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, इसलिए रिलेट करके बताया ताकि आप लोग याद रख पाओ। चलो, ये था 10th नंबर का क्वेश्चन। चलो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से ही था, ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से ही था। देन आगे बढ़ते हैं, अ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट, कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस। द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, मतलब कितना हीट का परसेंट यूज किया वर्क डन करने में, मतलब डेल्टा W कितना हुआ आउट ऑफ डेल्टा Q, ये आपको निकालना है परसेंटेज में। कैसे निकाले? सबसे पहले तो डेल्टा Q इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस W, और आइसोबारिक प्रोसेस में कोई चीज जीरो नहीं होता है, लेकिन हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा V। अच्छा, Q के लिए क्या यूज किया जाए सर? Q इक्वल्स टू होता है NC डेल्टा T, यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये हो जाएगा NCP डेल्टा T। अच्छा, इससे क्या मिलेगा सर? यहाँ पे अगर मैं रेशियो भी ले लूँ इनका तो कुछ कट नहीं रहा है। PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो मैं ये P डेल्टा V के जगह NR डेल्टा T भी लिख सकता हूँ। हाँ, अभी रेशियो लेके देखो वर्क डन बाय Q का, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा NCP डेल्टा T, डेल्टा T NN कैंसल, यहाँ पे बचा R बाय CP। R बाय CP पे काम नहीं होता है। CP का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? CP का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, गामा R डिवाइडेड बाय गामा -1, ये CP का फॉर्मूला है। गामा मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है? 5/3। तो देखो यार, R वैसे ही रहेगा, CP कितना? गामा R डिवाइडेड बाय गामा -1, R कैंसल, ये हो जाएगा गामा -1 बाय गामा। गामा कितना है? 5/3, 5/3 -1 डिवाइडेड बाय 5/3, 5/3 -1 2/3 बाय 5/3, 3 कैंसल, इट विल बी 2/5, 2/5 मतलब 0.4, और ये तो फ्रैक्शन में आया है, आपको परसेंटेज में चाहिए तो इट विल बी 40%, इंटू 100 कर दो इसको, खत्म, मतलब आपका आंसर आएगा 40%। अभी एक्चुअली ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है, बट आप लोग चेक कर सकते हो, जिनका पेपर हुआ है वो बताइए, ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आपने अटेम्प्ट किया, आपके सही हुए गलत हुए, ठीक है? और भी है क्या यार क्वेश्चंस? हाँ, और क्वेश्चंस है। चलो, ये क्वेश्चन थर्मो से है, थर्मो से पहले भी क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन आया, ठीक है? चलो, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी E। अच्छा, फोटोन है जिसका एनर्जी E है, वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, ठीक है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मतलब लैम्डा ऑफ P मतलब फोटोन का, टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा E, ये रेशियो पूछा है ऑफ द सेम एनर्जी। अच्छा, दोनों का एनर्जी सेम है, ठीक है?
एम सी एच हैव सेम मीनिंग मतलब यूजुअल मीनिंग है उनका कहना है। एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यार याद रखो लैम्बडा पी क्या होता है, लैम्बडा पी ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्बडा। फोटोन के लिए है ना, फोटोन के लिए, तो ये फोटोन का वेवलेंथ लैम्बडा पी हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ई। हाँ सर फोटोन का तो मिल गया, अभी बचा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, डी ब्रॉगली साहब ने क्या कहा था, लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई पी। एच बाई पी मतलब होगा एम वी। अच्छा ठीक है, पी मतलब होगा एम वी, लेकिन यहां पे हमें ई के टर्म्स में चाहिए क्योंकि वेलोसिटी की वी की बात नहीं हो रही है। तो यार हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा तो अगर मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों मल्टीप्लाई करूं, एम वी निकालूंगा तो v बचेगा ही यहाँ पे, तो उससे अच्छा m से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर v, तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे 2m इंटू ई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको अगर मुझे एम वी निकालना है तो रूट देना पड़ेगा इधर, अंडर रूट 2m इंटू ई। खत्म हो गया। ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको फॉर्मूले को इंप्रूव करना था, फॉर्मूला गिवन नहीं था डायरेक्टली, मतलब आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था, तो ये h वैसे ही रहेगा, mv के जगह आप यूज करोगे अंडर रूट 2me। अच्छा तो ये लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। चलो यार तो इधर पुट कर दो, डायरेक्ट रेशियो ले लेते, लैम्बडा p डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन hc डिवाइडेड बाय e, और इसका आया है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me। अच्छा सिंपल है, सॉल्व करना पड़ेगा, h कैंसल, c ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2me। ये नीचे आ जाएगा तो e को मैं अंडर रूट ई इंटू अंडर रूट ई लिख दूंगा, जैसे हम लोग 2 को मैनेज करते हैं, ये हो जाएगा कैंसल, आपको आंसर मिलेगा अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाई ई। ये कैसे पता चला कि इन्हीं नोटेशंस में निकालना है, वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है, आपको क्लियरली बोल रहा है एम सी एच हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो c बाहर अंडर रूट 2me, नहीं हाँ, c बाहर अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाई ई। चलो क्लियर हुआ है, चलो यार क्लियर हुआ है क्या, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, जिनका पेपर हुआ है, जिनका होना बाकी है अभी, उनको फायदा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि उनको पता भी चलेगा कि किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आने के बाद फोकस किस टॉपिक पर करना है। चलो, अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length f forms a real and inverted image twice in size of object। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसमें इन्वर्टेड इमेज का साइज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब v इमेज का साइज होता है, ये ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है मतलब 2u है, और इन्वर्टेड इसलिए माइनस क्यों दिया समझ में आया। और वो पूछ रहा है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन मीटर इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अच्छा ये अगर आपको लग रहा है ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इक्वल्स टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू होता है, तो ये माइनस वी इज इक्वल्स टू आएगा एम यू, तो ये माइनस वी इज इक्वल्स टू एम, 2 टाइम्स है ना, मैग्नीफाई डबल हो रहा है तो 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन, तो वी इक्वल्स टू माइनस 2u। ये यहां से आया है, डायरेक्ट लिखा है बट बता दिया कैसे लिखा है। अच्छा देन लेंस का इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू, हमने जब ये सेशन लिया था तब आपको बता रखा था लेंस लगना निगेटिव होता है, तो याद रखना 1/v माइनस 1/u होता है। अच्छा ठीक है सर, 1/f 1/v के जगह पुट करेंगे अभी माइनस 2u। आपको पूछा किसका डिस्टेंस है यार, पूछा भी आपको ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है, u ही निकालना है। 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस u, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2u डिवाइडेड बाई u, माइनस u इंटू यू, माइनस ऑफ 2u का स्क्वायर। ओके ठीक है, ये 2u माइनस u हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस 2u का स्क्वायर, u से एक u कैंसिल, तो ये आपको मिला 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 1/2u। अच्छा तो u हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू एफ, माइनस 1/2 इंटू एफ मतलब 0.5f। अभी आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको आंसर मिला है 0.5f। ये माइनस u माइनस 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 प्लस 2u माइनस 2 यस करेक्ट, तो हमें आंसर मिला है 0.5f। चलो
क्लियर हुआ है आप लोगों को? ये क्वेश्चन था ऑप्टिक्स चैप्टर का 11th का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। When wavefront passes from rarer medium to denser medium, the width of the wavefront, वेवफ्रंट का विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? वेवफ्रंट के विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मीडियम बना लो, अलग अलग कर रहा है सेपरेट। इधर आपका होगा रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दूंगा n1, इधर आपका होगा डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कह दूंगा n2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अच्छा, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है डेंसर से, ये हमें पता है, मतलब n1 इज लेस देन n2, तो ये तो सही है, n1 इज लेस देन n2। अभी विड्थ कैसे पता चलेगा? विड्थ पता चलेगा लैम्बडा से, लैम्बडा से पता चलेगा विड्थ, मतलब लैम्बडा बढ़ेगा तो विड्थ भी बढ़ रहा है, लैम्बडा कम होगा तो विड्थ भी कम हो रहा है, तो सिंपली लैम्बडा चाहिए। लैम्बडा कैसे निकालेंगे? लैम्बडा कैसे निकालेंगे? लैम्बडा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो n का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई वी। अच्छा, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसका n कम वहां वेलोसिटी, n कम तो वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे v1 बोल दो, इसे v2 बोल दो। तो यार ये v1 ज्यादा होगा, v2 कम होगा, क्यों? n2 ज्यादा है तो v2 कम होगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यस, वेलोसिटी से क्या पता चलेगा सर? वेलोसिटी से पता चलेगा v इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा चलो आपको एक चीज बताता हूँ, लैम्बडा में और वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है? लैम्बडा और वेलोसिटी ऑफ लाइट में कोई रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी की बात कर दूं न्यू, तो इसमें भी न्यू रहेगा, इसमें भी न्यू रहेगा, तो 1 2 भी बोल दूं तो फ्रीक्वेंसी लाइट का कभी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होता है क्या? नहीं। तो ये होता है c बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, ये भी होगा c बाय लैम्बडा, तो ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 c1 c2। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा v1 v2। अच्छा, v1 बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्बडा 2, खत्म। v1 v2 में कौन बड़ा है? v1 v2 में सर v1 बड़ा है v2 से। अच्छा, v1 v2 इधर आ जाएगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। v1 बड़ा है v2 से, तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, मतलब लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2। तो यार इसका मतलब क्या? इधर लैम्बडा ज्यादा है, इधर लैम्बडा कम हो रहा है, इसका मतलब विड्थ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आराम से बताया क्योंकि बच्चों को रिलेट करने में बहुत प्रॉब्लम जाता है। चलो ये चीज समझ में आया है आप लोगों को? तो देखो इसका मतलब अभी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? सबसे पहले ये वेव फ्रंट, मतलब ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है 12th वाले से। पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो ऑप्टिक्स से था। अभी एक्चुअली हमें 14 क्वेश्चन ही मिले थे आज के, इसीलिए उतने पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें से क्या कंक्लूड क्या हो रहा है? कंक्लूड ये हो रहा है जिन भी चैप्टर्स के क्वेश्चन मिले हैं ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चंस तो सेम टॉपिक्स पर रिपीट हुए। सेम टॉपिक्स पर कैसे? इस पे अभी तक नहीं आया था बट अभी क्वेश्चन आ चुका है। देन रेशियो ऑफ वेवलेंथ, इस चैप्टर में है ही क्या एटम्स न्यूक्लियर में पूछने जैसा, वो वेव नंबर वाला एक फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। देन अभी लैम्बडा पे भी पूछा गया है जो कि इजी है, बस आपको रिलेट करते आना चाहिए। देखो देन ये इक्वेशंस, प्रोसेसेस ही इंपॉर्टेंट है ना, प्रोसेस के अलावा है ही क्या थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट? ग्राफ्स वगैरह भी अच्छे से कर लेना। देन ये भी प्रोसेस पे ही क्वेश्चन था। देन ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत इजी था। ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी इजी था। मैंने बोला यार डुअल नेचर में भी टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा, बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अच्छा जिससे क्वेश्चन अच्छा सा पूछा जाए। ये भी इजी ही था क्वेश्चन। ये एटम्स न्यूक्लियर में, एटम्स न्यूक्लियर का और एक क्वेश्चन बताया आपको, ये व्हेन अ पार्टिकल, ये भी इजी था एसएचएम का क्वेश्चन। बुलियन एक्सप्रेशन सेमीकंडक्टर, ये भी लॉजिक गेट मतलब सेमीकंडक्टर्स। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देन ये वापस प्रोसेस पर ही क्वेश्चन था, बस आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे भी बोलूं तो चलेगा क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी सीईटी में भी पूछे जा रहे हैं। एज इट इज एक क्वेश्चन भी आया था, पीछे भी बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं सेशंस में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस उसी टाइप के आ रहे हैं, पैटर्न वैसा फॉलो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं। देन ये तो ग्रेविटेशन से यार सेम कॉन्सेप्ट ही आ रहे हैं, लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये शिफ्ट एनालिसिस था, ठीक है। दूसरी चीज, अभी बहुत बच्चों के कमेंट देखे मैंने पिछले वीडियोस पे कि सर पीडीएफ भेजो। हर सेशन, जितने भी सेशंस लिए ना एनालिसिस के, सारे पीडीएफ ऐप पर अपलोडेड है। आप जाइए पीजीएमएन ऐप डाउनलोड कीजिएगा,
कौन सा ऐप डाउनलोड करना है आपको? आपको डाउनलोड करना है पीजीएमएन ऐप प्ले स्टोर से। उसमें फ्री में पीडीएफ मिल रहे हैं, कोई पैसा पे करना नहीं है आप लोगों को। आपको दिखा देता हूं कि पीडीएफ कैसे आपको एक्सेस करना है, ठीक है। आप जब भी खोलोगे तो ये पीजीएमएन ऐप का इंटरफेस है, ठीक है। मोबाइल पे थोड़ा सा अलग रहेगा, बट आपको फ्री मटेरियल या स्टडी मटेरियल ऐसा एक मिलेगा। देखो यहाँ पे कंटेंट में अगर मैं गया तो फ्री मटेरियल पे जा रहा हूँ। फ्री मटेरियल पर जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद देखो यार, पहला ही है ऊपर एमएसटी सीटी 2024 शिफ्ट फिजिक्स क्वेश्चंस, क्लिक करो। ये देखो, देखो यार, कल का जो शिफ्ट हुआ था 2 मई का, कल के वीडियो पर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे बच्चों के कि सर पीडीएफ भेजो। अरे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, आपको बस जाके एक्सेस करना है, फ्री में ही है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, अभी वीडियो अपलोड होते ही, तो आप जब भी ऐप पे जाओगे आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपका जरूर फायदा होगा इस सेशन से। तो चलो, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे हम लोग अगले शिफ्ट एनालिसिस के सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। चलो बाय बाय।